दमयंती देवी की 2 संतान थी, एक बेटा और एक बेटी। बेटी उम्र में बेटे विनय से 8 साल बड़ी है और उसकी शादी भी हो चुकी है। विनय माता पिता का खूब लाडला था। ये इकलौते बेटे जितने लाडले होते हैं ना, उनकी शादी से माता पिता के अरमान भी उतनी ही ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। विनय अभी 20 साल का ही था, तभी से दमयंती देवी बेटे के लिए बहू लाने के सपने बुनने लगी थी। अरे दमयंती, ये 2 मंजिला मकान क्यों बनवा रही है? कौन सा लंबा चौड़ा परिवार है तेरा? एक ही तो बेटा है, नीचे के 4 कमरे ही बहुत है तुम्हारे लिए। अरे अलका बहन, आज तो सिर्फ बेटा है, कल को बहू भी तो आएगी, और जब बहू आएगी तो उसे भी तो रहने के लिए कमरों की जरूरत होगी। इसीलिए भाई हम तो पहले ही बहू के लिए ऊपर 2 कमरे बनवा रहे हैं, ताकि कल को बहू को ये ना लगे कि सासू माँ ने उसकी प्राइवेसी का जरा भी ख्याल नहीं रखा। कमाल करती हो दमयंती बहन, अभी तो तुम्हारा बेटा बस 20 साल का है, अभी से शादी कर दोगी क्या उसकी? क्यों भाई, आज नहीं तो कल बहू को तो आना ही है। हमारा बस चले तो हम सच में कल ही ले आए अपने विनय के लिए दुल्हन, लेकिन कुछ काम समय से ही पूरे होते हैं। अभी तो मेरा बेटा पढ़ाई लिखाई कर रहा है, पढ़ लिख जाए, अच्छी नौकरी करने लगे, उसके बाद मैं तो एक दिन भी वेस्ट नहीं करने वाली, फटाफट बहू लेकर आऊंगी। सालों से तरस रही हूं कि घर में बहू आए, थोड़ी चहल पहल हो, रौनक हो, मुझे भी कोई साथी मिले, वरना ये दोनों बाप बेटे तो यूनिटी बनाकर बैठ जाते हैं और मैं अकेली रह जाती हूँ। दमयंती बहन, ज्यादा उम्मीद ना पालो, जमाना देख रही हो ना कितनी तेजी से बदल रहा है। आजकल की बहुएं सासों का मुंह देखने को भी तैयार नहीं है, और तुम उसके साथ मिलकर अपना सुख दुख बांटने की बात कर रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है बहन जी, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जैसे कि हर सास अच्छी नहीं होती, वैसे ही हर बहू खराब नहीं होती। भगवान ने चाहा तो मुझे अपनी पसंद की बहू मिल ही जाएगी। समय अपनी रफ्तार से बीत रहा था और जल्द ही 20 साल का विनय 25 साल का नव युवक बन गया था। जब से विनय की नौकरी सरकारी बैंक में लगी थी, दमयंती के तो मानो पांव ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। सुनते हो जी, बस बहुत इंतजार कर लिया मैंने इस घर में बहू के आने का। अब मैं आप दोनों बाप बेटे की एक भी बात नहीं सुनने वाली, अब बस मुझे बहू लेकर आनी है। मम्मी, ये क्या बात होती है? आधी जिंदगी पढ़ाई में निकल गई, अब नौकरी लगी है, कुछ दिन तो मुझे अपनी कमाई का मजा ले लेने दो। क्या मैं क्या तेरी शादी 5 साल की छोटी बच्ची से करवाने वाली हूँ, जो यहाँ पर आकर तेरा जीना मुश्किल कर देगी? अरे बेटा, तेरी शादी होगी, तेरी जिंदगी में एक जीवन साथी आएगा, किसने रोका है तुझे अपनी कमाई का मजा लेने से? और बेटा एक बात याद रखना, जीवन साथी के साथ जीवन जीने का मजा ही कुछ और होता है। मां की जिद के आगे बेटे विनय की एक ना चली और जल्द ही विनय के लिए एक के बाद एक लड़कियां देखने का सिलसिला शुरू हो गया। कई सारी लड़कियां रिजेक्ट करने के बाद फाइनली विनय को एक लड़की की फोटो पसंद आती है, जिसका नाम था सिया। शनिवार की शाम दमयंती अपने पूरे परिवार के साथ सिया को देखने के लिए उसके घर पहुंच चुकी थी। सिया बेटा, घूमना फिरना पसंद है आपको? भाई मेरे बेटे को तो घूमने का बड़ा शौक है। आंटी जी, वो क्या है ना, मुझे अपने घर में अपने कंफर्ट जोन में रहना ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं कहीं टूर पर जाने के लिए मना करूंगी। विनय जी की खुशी के लिए मैं उनका साथ जरूर दूंगी। बस बेटा, ऐसा ही होना चाहिए। एक दूसरे की पसंद नापसंद को ध्यान में रखकर थोड़े से एडजस्ट करके चलो ना, तो जिंदगी सुकून से बीत जाती है। हमें तो बहन जी ये रिश्ता पसंद है। आप लोग भी सोच लीजिए, फिर आराम से फोन करके बताइएगा। जल्दी ही सिया की तरफ से भी हाँ का जवाब आ जाता है और फिर सिया और विनय की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद विनय बेटा, क्या बात है, देख रहे हूँ बहू का चेहरा हमेशा कुछ मुरझाया सा रहता है, कुछ परेशानी है क्या तुम दोनों के बीच में? नहीं माँ, ऐसे तो कोई बात नहीं है, हम दोनों के बीच में तो सब ठीक चल रहा है आपके आशीर्वाद से। बेटा, तुझे नहीं लगता कि बहू के चेहरे पर वो खुशी, वो चमक नहीं दिखाई देती जो नई नवेली दुल्हन के चेहरे पर दिखाई देनी चाहिए? आप क्यों चिंता करती हो माँ, अभी नई शादी है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना उसे यहाँ एडजस्ट होने में। हो सकता है अपने घर की याद आ रही है, आप बिना बात ही चिंता कर रही हैं। नहीं बेटा, मैं उन सासों में से नहीं हूँ कि बहू को ससुराल लाने के बाद उनके हाल पर छोड़कर अपने घमंड में चूर हो जाए। जैसे तू मेरा बेटा है, वैसे ही वो मेरी बहू है। अगर मेरा फर्ज तेरे प्रति है तो उसके लिए भी तो मेरा कुछ फर्ज बनता है कि नहीं? तू एक बार उससे पूछ कर देख, हो सकता है तुझे अपने मन की बात बता दे। ठीक है मम्मी, अगर आपको ऐसा लगता है मुझे पूछना चाहिए तो मैं जानने की कोशिश करता हूँ। सिया, क्या बात है, तुम्हें यहाँ किसी बात की तकलीफ है क्या? नहीं नहीं, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, मुझे यहाँ पर किसी बात की तकलीफ नहीं है। तो फिर तुम्हारा चेहरा थोड़ा मुरझाया हुआ सा क्यों नजर आता है?
माँ भी कह रही थी कि तुम्हारे चेहरे पर नई नवेली दुल्हन वाली चमक नहीं दिखाई देती। वो क्या है ना, मुझे इस रूम में अभी कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगी हुई हूँ कि यहाँ के हिसाब से ढल जाऊं, लेकिन दिमाग है कि ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि मैं अपना कमरा छोड़कर यहाँ आ गई हूँ। अब जानते हो विनय, मुझे अपने कमरे से इतना अटैचमेंट था ना कि उसे छोड़कर मेरा कहीं जाने को दिल ही नहीं करता था। मैं समझ सकता हूँ, आसान नहीं होता अपना घर छोड़कर एक नए घर में आकर उसे रातों रात अपना मान लेना। कोई बात नहीं, तुम्हें समय चाहिए, तुम ले सकती हो, टेक योर टाइम, जल्दबाजी जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, अगर मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं तो जरूर बताना। ठीक है विनय, अगर ऐसा कुछ होगा तो बताऊंगी। 3 दिन बाद। विनय, आप उस दिन कह रहे थे ना मुझे कंफर्टेबल फील कराने के लिए आप कुछ करना चाहते हो। अगर वाकई आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो क्या मैं अपने रूम को वैसे रिनोवेट कर सकती हूँ जैसा मेरा मायके में था? ऐसा करने से मुझे बार बार अपने मायके की याद नहीं आएगी, मुझे घर जैसी फीलिंग आएगी, तो मन भी इस घर को जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ। ठीक है, मैं मम्मी से एक बार बात कर लेता हूँ, उसके बाद तुम्हें बताता हूँ। मम्मी, ऐसा नहीं है कि सिया को हमारे यहाँ के इंटीरियर से या बाकी चीजों से कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आप समझ रहे हो ना, अभी उसे हर छोटी बड़ी बात पर अपने मायके की याद आती है। और आपको पता है वो अपने कमरे से कुछ ज्यादा ही अटैच थी। उसके कमरे की दीवारें, डेकोरेशन, पर्दे, सब कुछ उसकी पसंद का था, और यहाँ सब कुछ एकदम से बदल गया, इसलिए एडजस्ट करने में उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। वो चाहती है कि अगर आपको बुरा ना लगे तो वो यहाँ पर भी अपने मायके की तरफ पर्दे, दीवारें, डेकोरेशन वगैरह चेंज कर ले। अरे बेटा, उसका कमरा उसी का कमरा है, उसे वो जैसे मन करे वैसे सजा ले, हमें उससे क्या एतराज हो सकता है भला। और बेटा, होता है, अपने घर की ना आदत हो जाती है, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, दिमाग अपने घर को ही ढूंढता रहता है। सास की तरफ से परमिशन मिलते ही सिया ने अपने कमरे के पर्दे, दीवारों का रंग, साज, सजावट सब बदलवाकर बिल्कुल अपने मायके जैसा करवा दिया था। एक बार सिया को मनमानी करने का अवसर क्या मिला, हम तो उसकी झिझक ही खत्म हो गई थी। मम्मी जी, नाश्ते में क्या बनेगा? बेटा, नाश्ते में तो तुम्हारे पापा जी कुछ हल्का फुल्का खाते हैं, तुम ऐसा करो पोहे बना लो। क्या माँ जी, नाश्ते में पोहा कौन खाता है? आपको पता है मेरे मायके में तो नाश्ते में रोज पराठे ही बनते थे, टेस्टी टेस्टी क्रिस्पी पराठे, खा के ना मूड बढ़िया हो जाता है। सास की तरफ से परमिशन मिलते ही सिया ने अपने कमरे के पर्दे, दीवारों का रंग, साज, सजावट सब बदलवाकर बिल्कुल अपने मायके जैसा करवा दिया था। नाश्ता ही तो करना है, जैसे पोहे से करते थे वैसे पराठे से कर लिया करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है बेटा। तुझे पराठे खाने की आदत है ना, तो पराठे ही बना लिया कर। ठीक है माँ जी। एक बात बताइए, आपने कभी सोचा नहीं कि अब आपको नया गैस चूल्हा ले लेना चाहिए? देखिए ना, आजकल कौन ऐसा स्टील वाला गैस चूल्हा इस्तेमाल करता है? आपको पता है मेरे मायके में तो 4 चूल्हे वाला इतना खूबसूरत सा ग्लास वाला गैस चूल्हा है, शीशे की तरह चमकता है, किचन की क्लास ही चेंज हो जाती है। मैं हमारे किचन के लिए भी ले आऊं? आपको पता है मैं किचन में आती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है पता नहीं मैं कहाँ आ गई, वो घर वाली फीलिंग ही नहीं आती स्टील के चूल्हे पर मुझे। बेटा, अगर तुझे 4 चूल्हे वाले गैस पर काम करने की आदत है तो कोई बात नहीं, वही मंगवा ले। इस वाले चूल्हे को उठवाकर स्टोर रूम में रख दूंगी। ठीक है, मैं बोल देती हूँ विनय से, शाम को ऑफिस से थोड़ा जल्दी आएंगे, फिर हम लोग साथ में जाकर खरीदारी कर लेंगे। हालांकि सास दमयंती ने सिया को सिर्फ उसके कमरे को उसकी पसंद के अनुसार बदलने की परमिशन दी थी, लेकिन सिया तो जैसे अब रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मम्मी जी, कैसे सोफे रखे हुए हैं हमारे हॉल में, जरा सा भी कंफर्टेबल फील नहीं होता उनके ऊपर बैठकर। आपको पता है मुझे खाली टाइम में बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन मैं बिस्तर पर लेटकर किताबें पढ़ना पसंद नहीं करती। उसके लिए ना एकदम कंफर्टेबल सा सोफा होना चाहिए, और उस पर बैठकर कॉफी पीते हुए बुक पढ़ो, उसका मजा ही कुछ और होता है। हाँ तो बेटा, तू पढ़ लिया करना सोफे पर बैठकर, किसने रोका है? वही तो कर रही हूँ ना मम्मी जी। ये सोफा कंफर्टेबल तो किसी एंगल से नहीं है, इस पर तो 10 मिनट बैठने के बाद मूड खराब हो जाता है। आपने मेरे मायके के सोफे देखे, कितने बढ़िया कंफर्टेबल, 1 घंटा भी बैठ जाओ तब भी कहीं से भी बॉडी पेन नहीं होता। इस सोफे पर बैठकर बिल्कुल भी घर वाली फीलिंग नहीं आती। नहीं बेटा, वैसे तो हमारे सोफे में अभी कोई खराबी नहीं है, हम तो इतने सालों से इसी सोफे पर बैठकर चाय पी रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं। अभी तुम्हें आदत नहीं है ना इस घर की चीजों की, इसलिए तुम्हें थोड़ा अटपटा लग रहा है। वही तो मम्मी जी, मैं विनय से कहकर चेंज करवा देती हूँ ये सोफा।
दिमाग में बार बार मेरे मायके वाला सोफा आने लगता है, और उसका रीजन यही है कि यहाँ के हॉल का लुक मेरी आंखों में सेट ही नहीं हो पा रहा है। ससुराल में अगर अपने घर वाली फीलिंग ना आए तो सुकून और मेंटल पीस कहाँ मिलेगा। हाँ, ठीक है ना मैडम माँ जी? हमने तो शुरू से ही कहा बेटा कि ससुराल को तू ससुराल मत समझ, अपना मायका ही समझना। जैसे तू अपने मायके में रहती थी यहाँ भी वैसे ही रह बेटा, कोई फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। तुझे कंफर्टेबल फील हो उसके लिए मैंने तुझे पूरी छूट दे रखी है। तुझे जो पहनना हो पहन, जैसे रहना हो वैसे रह। ससुराल कोई जेल थोड़ी ना होता है कि बहू को घर वाली फीलिंग ना आए। बहू को कंफर्टेबल फील कराने के लिए दमयंती और उसके पति ने उसे किसी तरह के बंधन में नहीं रखा था। मायके की तरह उसे अपनी जिंदगी खुलकर जीने की पूरी आजादी दे रखी थी। बेटा पल्लवी आ रही है आज, पूरे 6 महीने बाद मायके आ रही है मेरी बेटी। आज बड़ी खुश हूं मैं। 2 दिन बाद पल्लवी घर आ गई थी, लेकिन सिया को जैसे ननद के घर आने से कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो तो पहले की तरह 9 बजे तक अपने कमरे से सज सवर कर निकलती, सास के हाथ का बनाया हुआ चाय नाश्ता करने के बाद छुट्टे मुट्टे काम निपटाती और फिर अपने मैगजीन के पन्ने पलटने लगती। 2 दिन बाद, मम्मी जी मैं अपने मायके होकर आती हूँ, मम्मी की बहुत याद आ रही है। लेकिन बेटा यहाँ पल्लवी आई हुई है, तुम कैसे जाओगे? हमने तो फैमिली ट्रिप प्लान किया है ना। या पल्लवी दीदी के साथ आप लोग टाइम स्पेंड करिए ना मम्मी जी, बल्कि आप लोग हो आइए ना ट्रिप पर। बड़ी अजीब बात है बहू को अपनी ननद के साथ बैठना, समय बिताना, इसकी जरूरत ही महसूस नहीं हो रही। जाने दो, कोई बात नहीं। सिया मायके चली गई थी और जब तक वो मायके से लौटी उसकी ननद वहां से जा चुकी थी। सिया बेटा आज तो कमर में बड़ा दर्द है, बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा, लगता है थोड़ा बुखार भी है। मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। ठीक है माँ जी। सिया चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठ गई और टीवी पर प्रोग्राम देखने लगी। ना तो उसने सास से खाने के बारे में पूछा, ना ही दवाइयां लेने के लिए कहा। एक बार सास के कमरे में जाकर वो उनका हाल चाल तक नहीं लेकर आई। बहू को तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ता, इस घर में रहने वाले लोगों से इसका मन अभी जुड़ा ही नहीं है। खैर क्या कर सकते हैं, हमने तो बहू को बेटी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन सब कहने की बातें हैं। बहू ने ससुराल को अपने घर जैसा जरूर बना लिया है, लेकिन ससुराल में रहने वाले लोगों को अपना नहीं समझा। एक दिन रात के तकरीबन 9 बज रहे थे, तभी सिया की माँ का फोन दमयंती के पास आता है। सिया का फोन नहीं लग रहा, अब जरा उससे बात करवा देंगी? बहन जी वो तो घर में है नहीं, वो दरअसल अपनी सहेलियों से मिलने के लिए गई थी, अभी तक लौट के आई नहीं। क्या कहा आपने? रात के 9 बज रहे हैं, अभी तक घर नहीं लौटी? अभी 3 दिन पहले भी तो अपनी सहेली से मिलने के लिए गई थी ना वो। हाँ बहन जी, बच्ची है, गई होगी अपनी सहेलियों से मिलने। और दामाद जी वो भी साथ में गए हैं क्या? अरे नहीं नहीं बहन जी, वो तो ऑफिशियल टूर पर शहर से बाहर गया हुआ है। बिल्कुल हद कर रखी है इस लड़की ने। दामाद जी शहर में नहीं है और इतनी रात तक पता नहीं कहाँ घूम रही है अपनी सहेलियों के साथ। ससुराल में रहने के कोई नियम कानून होते हैं कि नहीं? आप कुछ कहती क्यों नहीं उससे? अगर अभी मायके में होती ना तो कान खींचकर सीधा कर देती मैं उसे। आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ उसकी हिम्मत नहीं थी 7 बजे के बाद घर से बाहर घूमने की। हमने टाइम लिमिट दे रखी थी, चाहे जहां भी रहो 7 बजे तक अपने घर में लौट कर आना है। और आपने उसे इतनी छूट दे रखी है कि 9-9 बजे तक फोन ऑफ करके घर से बाहर घूम रही, और फोन करके घर में एक बार बताया तक नहीं कि वो कब लौटेगी। बहन जी अब मैं तो सास हूँ, अब मैं उसे रोकूंगी टोकूंगी तो फिर वही बात हो जाएगी ना कि सास तानाशाही चला रही है। ऐसे कैसे सोच लिया बहन जी आपने? अगर सिया ससुराल को मायका बना सकती है तो मायके में तो माँ ही मिलती है ना। माँ तो कान खींचकर टोकेगी भी और गलती करने पर 2 थप्पड़ भी लगाएगी, ऐसी होती है ना माँ। आपने भी तो अपने बेटे को ऐसे ही बड़ा किया होगा। अगर आप बहू के लिए ससुराल को मायका बना सकती हैं तो आपको अब सख्त मिजाज की माँ बनना पड़ेगा, वरना ये बिगड़ेल बच्चे हाथ से निकल जाएंगे आपके। आप समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अगले दिन सुबह 7 बजे, सिया बेटा उठो, सुबह हो गई है, ये कोई समय है सोने का? समय से उठकर नहा धोकर बाहर आओ। सिया को सास का ऐसे उसे सुबह उठने के लिए कहना थोड़ा अजीब लग रहा था, फिर भी सास के जगाने पर सिया नहा धोकर कुछ देर में हॉल में आती है। चाय बन गई क्या? मेरी चाय रखी है ना आपने? नहीं, मैंने चाय नहीं बनाई, आज से चाय तुम बनाओगी। जीवन भर माँ ही बनाकर खिलाती रहेगी तो तुम कब सीखोगी बेटा? बस बहुत कर लिया मैंने अब सुबह उठकर चाय नाश्ता बनाना, अब तुम बनाओगी। और जो काम तुम्हें नहीं आता उसे सिखाने की जिम्मेदारी मेरी। माँ अपनी बेटी को नहीं सिखाएगी तो और कौन सिखाएगा?
ठीक कहा ना बेटा? कुछ देर बाद जब सिया का पति नाश्ते के लिए आता है तब सिया उससे कहती है, देख रहे हो आप, आ गई तुम्हारी मम्मी अपने सास वाले अवतार में। आज तो सवेरे सवेरे 7 बजे उठा दिया उन्होंने मुझे। अभी तक तो चाय नाश्ता बना बनाया मिल जाता था मुझे, लेकिन आज माँ जी ने दिखा दिया कि ससुराल में खुद ही सब करना पड़ता है, वरना कोई एक गिलास पानी भी नहीं पूछेगा। एक बात बताओ सिया, तुम्हारे मायके में क्या सारा काम मम्मी जी ही करती थी? तुम उनकी किसी काम में मदद नहीं करती थी क्या? मम्मी जी से बात हुई है मेरी, उन्होंने बताया कि वो तो सुबह 6:30 बजे ही सबको बिस्तर से उठाकर बिठा देती है। सुबह का चाय नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी तो तुम्हारी थी, और यहाँ तुम 9 से पहले सोकर उठती ही नहीं हो। मेरी माँ तुम्हें सास बनकर नहीं दिखा रही है, बल्कि वो तो माँ की तरह तुम्हें सही ढंग से रहना सिखा रही है। तुम्हें ही तो मायके जैसा ससुराल चाहिए था ना। मायके में माँ भी तो होती है जो गलती करने पर डांट लगाए और उसे सुधारने के लिए सही तरीका भी बताए। अगले दिन माँ जी, मैं अपनी सहेली से मिलने के लिए जा रही थी, रात को लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी। बेटा सहेली से मिलने जाना है तो बिल्कुल जाओ, लेकिन 7 बजे से पहले घर आ जाना। देर रात तक घर से बाहर घूमने की परमिशन ना मैंने अपनी पल्लवी को दी थी और ना मैं तुम्हें दूंगी। मम्मी, मेरी आंखों पर चढ़ा हुआ पर्दा उतर गया है। गलत फहमी थी मेरी कि मेरा ससुराल बिल्कुल मेरे मायके जैसा है। अरे शादी को 3 महीने पूरे हुए नहीं, मेरी सास ने रंग दिखाने शुरू कर दिए। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक पूरा टाइम टेबल बना दिया है उन्होंने। कभी बेडशीट बदलवाती है, कभी डस्टिंग कराती है, सहेलियों से मिलने तक जाने नहीं देती। मैंने गलती कर दी मम्मा इस घर में शादी करके। बहन जी जो कर रही है ना बिल्कुल ठीक कर रही है, बल्कि उनकी जगह अगर मैं होती तो पता नहीं तेरा क्या करती। याद है ना मैं कैसे तेरे कान पकड़कर तुझसे तेरे कमरे की सफाई करवाती थी? मम्मी, कहीं ये सारी टिप्स आपने तो नहीं दी मेरी सासू माँ को? बिल्कुल सही समझा बेटा, मैंने ही तेरी सासू माँ को एहसास दिलाया कि जब तू ससुराल को मायका बना सकती है तो वो सास का चोला पहनकर कब तक बैठी रहेंगी। उन्हें भी तो तेरी माँ बनकर कान खींचकर सुधारना चाहिए ना तुम्हें। बचने का अब कोई रास्ता नहीं था। माँ, पति और सास सब एक हो चुके थे। अंत में उसे समझ में आ जाता है कि ससुराल को मायका बनाने के लिए ससुराल में रह रहे लोगों के साथ दिल से रिश्ता बनाना होता है, सिर्फ पर्दे बदल लेने से कुछ नहीं होता। निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस सब के बाद भी मेरे सामने खड़े रहने की? तुम एक फरेबी हो। आप ये क्या बोल रहे हैं? ऐसा मैंने क्या किया है? आप मेरे पति हैं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। हम दोनों का एक दूसरे पर पूरा पूरा हक है। कैसा हक? शक्ल देखी है तुमने अपनी? पागल औरत, छी। वो तो अच्छा है कुछ होने के पहले ही मैंने तुम्हारा ये रूप देख लिया, वरना भगवान न जाने क्या होता। और अपनी सुहाग रात वाली रात को चिल्लाते हुए कौशल अपनी पत्नी को ढकेलता हुआ कमरे से बाहर आता है। आपने कहा था आपने जांच परख कर ली है मम्मी। ये जांच ही परखी हुई थी, ये ऐसे लड़की। इससे अच्छा मेरे सर पर तुम कोई बड़ा सा पत्थर मार देती मम्मी। कम से कम वो पत्थर घर बनाने के काम तो आता। इस कंकर का मैं क्या करूं? कहाँ रखूं इसे? ये सब क्या है? मुझे खुद कुछ पता नहीं मम्मी जी, मैंने तो बस इनके हाथों पर हाथ रखा और ये जोर जोर से चिल्लाने लगे। न जाने मुझसे क्या गलती होगी, मम्मी जी ने समझाइए ना। छी, वो टच तो तुम मुझे याद भी मत दिलाओ। छी, घिन आती है मुझे तुमसे। मैं हाथ धोने जा रहा हूँ। मम्मी, तुम इस लड़की को यहाँ से निकाल दो। एक पल भी और मेरी आंखों के सामने दिखाई दी ना तो मैं इस घर से चला जाऊंगा। सब समझ रही हूँ बेटा, सामने दिख ही रहा है क्या असलियत है और क्या झूठ। अब तो इसके मायके वाले ही बताएंगे। सामान बांध अपना नेहा, अब बात तुम्हारे घर वालों से होगी। रात के 1 बजे शादी के लहंगे में मैं कहाँ जाऊंगी मम्मी जी? कौशल हमारा इकलौता बेटा है, उसने शादी के लिए हाँ की थी, इसलिए हम तुम्हें अपनी बहू बनाकर लाए थे। तुम्हारा इस घर से रिश्ता मेरे बेटे के कारण है, और अगर वही जब तुम्हें नहीं अपनाना चाहता तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बाहर गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर तुम्हें तुम्हारे मायके तक छोड़ाएगा। चलिए सुगंधा जी, रात बहुत हो गई है, हमें सोने चलना चाहिए। इसका ऐसा रूप देखकर मेरा बेटा वहां उल्टियां कर रहा है, कैसे सो जाऊं मैं? तू जा यहां से नेहा, वरना कौशल की तबीयत और बिगड़ जाएगी। घर के सभी नौकर सर झुकाए घर की बहू के साथ ऐसा बर्ताव होता देख रहे थे।
और अपनी सुहाग रात के दिन ही नेहा को अपने ससुराल को छोड़कर वापस अपने मायके आना पड़ता है। पर उस कमरे में ऐसा हुआ क्या था? ऐसा क्या देख लिया था कौशल ने जो उसने फेरे के एक दिन बाद ही अपनी बीवी को त्याग दिया? गाड़ी में बैठी हुई अपने ससुराल में बीते चंद लम्हे लगातार नेहा की आंखों के सामने आ रहे थे। आंखों में कई सपने लिए नेहा कौशल का हाथ पकड़े अपने ससुराल आती है। सारे नियम हो गए बेटा, पूरा दिन लग गया ना रस्मों में। काफ़ी देर तू रह गई अपने पति के बिना, पर आज से तेरा कौशल तेरा है। जा कमरे में, कमरा अच्छी तरह सजवा दिया है मैंने। याद रखना, पत्नी का धर्म होता है पति को खुश करना। जी मम्मी जी, मैं कौशल का पूरा ध्यान रखूंगी। कुछ देर बाद कौशल कमरे में आता है और दूध का भरा हुआ ग्लास पीकर नेहा का घूंघट उठाता है। बिल्कुल वैसी ही है जैसा मैंने सोचा था। मैं बाकी पतियों जैसा नहीं हूं नेहा कि आते ही तुम पर हक जमाऊं। मैं दुनिया की सारी खुशी देना चाहता हूं तुम्हें। तुम भी थक गई होगी, पहले जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ। मैं तो यहीं हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, हमेशा के लिए तुम्हारा। आपको थकावट मेरे चेहरे पर भी दिख गई कौशल। लगता है मेरे 16 सोमवार का फल है आप। मैं ना अभी ज़रा ये मेकअप धोकर आती हूँ। इस मेकअप को 24 घंटे लगाकर मैं खुद परेशान हो गई हूँ। बाथरूम जाकर नेहा चेहरा धोकर बाहर आती है और अपनी बैग से चश्मा निकालकर उसे पहन लेती है। बिस्तर पर बैठकर जैसे ही वो अपना हाथ अपने पति के हाथ पर रखती है, कौशल जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये सारी बातें नेहा सोच रही थी कि तभी ड्राइवर कहता है, छोटी मैम साहब, आपका घर आ गया है। बस एक बात बोलना चाहूँगा छोटी मैम साहब, हम तो जानते ही थे कि ये होना ही है। छोटे साहब को चेहरे की खूबसूरती ज़्यादा पसंद आती है। शादी के वक्त ही कुछ कुछ चीज़ें साफ साफ बता देनी चाहिए। आप चश्मा लगाती हैं, आपका रंग थोड़ा सांवला सा है। बस इसी बात से छोटे साहब चिढ़ गए हैं। क्या मैंने चश्मा लगाया इसलिए? व्हाट नॉनसेंस। पर ये तो सच बात है ना कि किसकी आईब्रो इतनी सुंदर होती है, किसके आईलैशेस इतने बड़े होते हैं। वो सब तो मेकअप था। बिना मेकअप वो मुझे अपने साथ रख नहीं सकते, तो शादी क्यों की मुझसे? गाड़ी से उतरकर नेहा अपने घर जाती है और दरवाजे पर अपनी एक दिन की ब्याही बहन को इस हालत में देखकर सभी घबरा जाते हैं। ये सब क्या है नेहा? तू इस वक्त यहाँ? जीजा जी कहाँ है? सब ठीक तो है ना? माँ जी की तबीयत तो ठीक है ना? कहीं उनकी तबीयत को? आप ये बैग क्यों साथ में लेकर आई हैं? वो घर छोड़कर आई हूँ मैं भाभी। आपका गुस्सा दीदी, इसी बात का डर था मुझे। पति पत्नी में तो बहस हो जाती है, क्या मेरे और इनमें नहीं होती? आए दिन तो होती रहती है बहस। तो क्या छोटी छोटी बातों में ससुराल छोड़ के मायके चली जाऊं मैं? एक दिन पहले हुई है आपकी शादी, एक दिन पहले। लहंगा तक नहीं बदला अभी आपने और आप घर छोड़कर आ गए। अरे रुक जाओ ना सोनिया, उसे बोलने तो दो। क्या बोले तू भाभी? इसीलिए मैं कह रही थी कि शादी के पहले लड़के से इतनी बातचीत मत करो, मन भर गया होगा उसका। इसके पहले जब भी मैं कौशल से मिली, हमेशा मैं आप लोगों के कहने पर मेकअप करके ही मिली। मैं चश्मे भी नहीं लगाती थी, पर अब हमारी शादी हो गई थी। उसने कहा फ्रेश हो जाओ। मैंने फ्रेश होकर चश्मा पहन लिया, बिना मेकअप किए मेरा चेहरा देखकर, और मुझे चश्मे में देखकर कौशल जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसे एक मॉडर्न लड़की चाहिए थी जो बेहद खूबसूरत हो, जैसे कि वो मेकअप के बाद भी लगती हो। अरे वो तो हर पति को अपनी पत्नी सजी धजी अच्छी लगती है, तो वैसा ही रहना पड़ता है ना दीदी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बीमार पड़ो, अच्छी ना लगो तो मैं तुम्हें घर से जाने के लिए कह दूं। अरे क्या किचन के बाहर जब तुम थकी हारी आती हो तो मैं तुम्हारे पैर नहीं दबाता? क्या मैं ऐसा कह देता हूँ कि चली जाओ अपने घर? अरे क्या कहूँ सोनिया तुम्हें, प्यार साज श्रृंगार नहीं देखता। वो तो बस हम जिसे पसंद करते हैं उसे सजा कर रखना चाहता है। पर मिस्टर कुशल को सिर्फ साज श्रृंगार ही चाहिए। और तुम्हें अगर मेरी बहन के यहाँ आने से प्रॉब्लम है तो मैं उसे अभी के अभी दूसरे घर में शिफ्ट करवा देता हूँ। पर याद रखना, मैं भी उसके पास ही रहूँगा। अरे ऐसा मैं क्यों चाहूँगी? पर क्या दीदी को 2 मिनट का सहारा देकर हम उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दें? उनका खुद का भी तो एक सफ़र है। समाज के लोग क्या कहेंगे? ये सब अकेले कैसे सहेगी दीदी? हमें उनके घर वालों से बात करनी चाहिए। सोनिया के घर वाले कुशल के पेरेंट्स को फ़ोन लगाते हैं। क्या बात हो गई आंटी जी? हमसे कोई भूल हो गई क्या?
मैं लड़की का भाई हूँ, मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगता हूँ, भूल समझकर माफ़ कर दीजिए। बड़ी बुरी ठगी हूं मैं तो इस सौदे में। इतनी बड़ी कंपनी के मालिक को अच्छा फंसाया आप लोगों ने, और अपनी ऐसी गवार बहन मेरे इतने हैंडसम बेटे के मत्थे मर दी। मेरे बेटे को लड़कियों की कमी नहीं थी, हम कल ही उसके लिए दूसरी लड़की देखना शुरू कर देंगे और डाइवोर्स भी फाइल कर देंगे। तो इस बात को यही ख़त्म करने की आप सोचिएगा मत, क्योंकि बातें खत्म हो सकती है पर आपकी बहन का चेहरा तो वैसे के वैसा ही रहने वाला है। ये कहकर सुगंधा फ़ोन रख देती है। प्रज्वल कई बार सुगंधा को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि उसके घर भी जाता है, पर गार्ड उसे धक्के मारकर वापस भेज देते हैं। यहाँ घर पर भी रो रो कर नेहा का बुरा हाल था। उसकी दोनों भाभियाँ मिलकर जैसे तैसे उसे संभालती है। 2 दिन बाद, कब तक आप ऐसे ही भूखी प्यासी बैठी रहेंगी? जीजा जी को कोई मतलब नहीं है, वो तो उल्टा खुश हो रहे होंगे। पर मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती दीदी। चलिए हम पार्लर जा रहे हैं। सोनिया और रूपा नेहा को पार्लर ले जाती है। ऐसा मेकओवर कीजिए दीदी का कि मैं क्या कोई भी पहचान ना सके उन्हें। और पार्लर में ब्यूटिशियन नेहा का ऐसा मेकअप करती है कि देखकर सभी चौंक जाते हैं। बिल्कुल यही तो चाहिए था, यही ग्लो। पर अभी भी कुछ बाकी है। पर अब इस मेकअप का क्या फ़ायदा भाभी? ये सब करके क्या होगा? अरे बस 2 महीने दे दे मुझे, तुझे सब समझ में आ जाएगा। रूपा नेहा को आई स्पेशलिस्ट के पास ले जाती है और लेज़र ट्रीटमेंट का अपॉइंटमेंट ले लेती है। 2 दिन बाद अपनी दोनों भाभियों के साथ नेहा चश्मा हटवाने के लिए लेज़र ट्रीटमेंट करवाती है, जिसके बाद उसका चश्मा पूरी तरह हट जाता है। इस दवाई को आपको 15 दिन लगातार अपनी आंखों में डालना है, उसके बाद आपकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल आंखों की तरह हो जाएंगी। थैंक यू डॉक्टर, हम आपके हमेशा एहसानमंद रहेंगे। वैसे आप लोगों की बातचीत सुनी मैंने, ऐसा लगता है ये चश्मा आप खुद के लिए नहीं हटवा रही हैं, कोई और बात है। सोनिया डॉक्टर को सारी बात बताती है, जिस पर डॉक्टर साहब कहते हैं, मेरी वाइफ डर्मेटोलॉजिस्ट है, आप उनसे एक बार मिल लीजिए। एक ट्रीटमेंट होती है जिसके बाद स्किन का कलर भी बदल सकते हैं। अब अगर नेहा का मेकओवर हो ही रहा है तो अच्छी तरह से हो। और एक सजेशन दूंगा, एक लेंस भी ले लो, वो तुम्हारे चेहरे को बदलने में तुम्हारी और हेल्प करेगा। ऑल द बेस्ट नेहा फॉर योर न्यू लाइफ। और पूरे 2 महीने बाद नेहा इस तरह बदल जाती है कि उसे उसके घर वाले भी नहीं पहचान पाते। तुम दोनों मिलकर क्या कर रही हो मुझे पता नहीं, पर नेहा मैं तुम्हें सच में पहचान नहीं पा रहा हूँ। बस ऐसे ही कौशल जीजा जी भी नेहा को एक बार पहचान ना पाए। इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर लो नेहा दी, कल आपको कौशल की कंपनी में मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जाना है। और अगले दिन से नेहा बन जाती है नैन्सी और अपने ही पति की कंपनी में इंटरव्यू देने जाती है। खूबसूरत लंबे स्ट्रेट बाल, पतली कमर, नीली आंखें और गोरे बदन की लड़की को अपने सामने देखकर कौशल तो वहीं उसका दीवाना हो जाता है। फिर क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कैसा इंटरव्यू। यू आर सिलेक्टेड। व्हाट? आर यू किडिंग मी? सर मैंने तो अभी इंटरव्यू भी नहीं दी। यू मस्ट बी जोकिंग। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, 2 मिनट, मैं अभी आपके डॉक्यूमेंट देख लेता हूँ। अच्छा तो आपने MBA किया है पर एक्सपीरियंस कुछ नहीं है। ये हुई ना बात, हमें भी तो फ्रेशर की तलाश थी। मैं तो कहता हूँ आप आज से ही ज्वाइन कर लीजिए, अरे अभी से ज्वाइन कर लीजिए ना। और कौशल नैन्सी को यानी कि नेहा को अपनी ही कंपनी में मैनेजर की पोस्ट दे देता है। शाम के 6 बजे नैन्सी कौशल की कैबिन में आती है। सर वो एक्चुअली मेरा घर ना बहुत दूर है, तो क्या मैं थोड़ा जल्दी जा सकती हूँ? यही तो मौका है इससे दोस्ती बढ़ाने का। पोस्ट तो मेरी कंपनी में चपरासी की भी खाली नहीं थी, पर मैंने तुम्हें मैनेजर बना दिया ताकि तुम सीधा मेरे सामने वाली कैबिन में बैठ सको और मैं तुम्हें निहार सकूं। अब मैं तुम्हें बिल्कुल अलाउ कर देता नैन्सी, पर क्या है ना, आज ऑफिस में बहुत काम है। तुम रुक जाओ, टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। और रात के 9 बजे नैन्सी के साथ कौशल अपनी गाड़ी में निकल पड़ता है। तुम तो टिफिन भी लेकर नहीं आई थी, काफ़ी रात हो गई है, चलो हम कहीं कुछ खा लेते हैं नैन्सी। और इस तरह रोज रोज किसी न किसी बहाने से कौशल नैन्सी के करीब आने लगता है। सोचकर तो बहुत बुरा लग रहा है कौशल कि तुम ऐसी किसी पराई लड़की से बातें कर रहे हो, जबकि अभी तक तुम्हारा डिवोर्स भी नहीं हुआ। पर इस बात की खुशी भी है कि वो पराई लड़की कोई और नहीं तुम्हारी बीवी है। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और 2 महीने हो जाते हैं। फिर एक रोज़ नैन्सी कौशल से कहती है,
कब तुम मुझे अपने घर लेकर जा रहे हो कौशल? दिस इज़ नॉट फेयर यार। मुझे मिलना है तुम्हारी मम्मा से। आखिरकार वही तो फ्यूचर में मेरी सास होने वाली है ना। ओ मेरी बेबी, एक मिनट, तुमने क्या कहा? मतलब तुमने मेरा प्रपोज एक्सेप्ट कर लिया? आई लव यू सो मच। मुझे सब कुछ मिल गया नैन्सी। अब बस जल्द से जल्द हमारी शादी हो जाए। मैं आज ही तुम्हें मम्मी के पास लेकर चलता हूँ। नहीं पागल, मैं तो मजाक कर रही थी। पता है कौशल, मुझे ना बड़ा शौक था कोई लड़का मुझसे मंदिर में जाकर शादी कर ले और फिर अपने घर वालों को सरप्राइज दे। ये बड़ी बड़ी शादियां ना मुझे कभी पसंद नहीं है। हाँ तो डार्लिंग वही होगा जो तुम्हारी मर्जी होगी बस। कौशल अपने घर वालों से नैन्सी को इंट्रोड्यूस करवा देता है। अब कौशल पूरी तरह नैन्सी के बस में था। 24 घंटे बस नैन्सी को निहारता रहता और उसी के बारे में सोचता। अब वक्त आ गया था इस बार प्यार का फ़ायदा उठाने का। एक रोज़ रोती हुई नैन्सी कौशल के कैबिन में आती है। तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी तो बता देते ना, ब्रेकअप सह लेती मैं। पर ये क्या, तुम्हारी मम्मी मुझे इनडायरेक्टली ताने मारती रहती है जस्ट बिकॉज तुम बहुत अमीर हो। भाई मुझे तुम्हारी रईसी की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत लड़के हैं मेरे पीछे। आई एम नैन्सी, कोई ऐरी गैरी नहीं हूँ मैं। ये मम्मी को ना बिल्कुल भी शांति नहीं है। ट्रस्ट मी नैन्सी, मम्मी ने अगर तुम्हें कुछ भी कहा होगा ना तो आज अच्छा नहीं होगा। कहा होगा क्या होता है? यू डोंट ट्रस्ट मी ना। हर रोज किसी नेहा से कंपेयर करती है वो मुझसे। ये कौन है नेहा? ये सुनते ही कौशल गुस्से में घर जाता है और अपनी माँ के पास जाकर बुरी तरह उनसे लड़ाई करने लगता है। अरे बेटा, वो लड़की झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अब तू ही बता, मैं क्या ऐसा कह सकती हूँ? इसका मतलब कि नैन्सी झूठ कह रही है, यानी आप उसे झूठा साबित करना चाहती हैं। मम्मी इसीलिए वो बेचारी फूट फूट कर रो रही थी। अरे गलत क्या कहा उसने? आप उसे झूठी कह रही हैं। अभी भी आप वही कर रही है ना मम्मी? क्या चाहती है आप कि मेरा घर ही ना बसे कभी? अरे मैं ऐसा क्यों चाहूंगी बेटा, मेरी बात तो सुन ले। मुझे कुछ नहीं सुनना, आप प्लीज मुझसे बात मत कीजिए, मैं जा रहा हूं। और इस तरह कौशल के घर में नैन्सी ऐसी फूट डालती है कि सुगंधा को औलाद होने के बाद भी बांझ जैसा महसूस होता है। यहाँ नैन्सी के प्यार में कौशल के बिजनेस में लॉसेस हो रहे थे, सो अलग। एक तो मम्मी समझती नहीं, घर में रोज लड़ाइयाँ होती है, ऊपर से ये बिजनेस में न जाने कौन लफड़े कर रहा है, दिमाग खराब हो गया है। तभी नैन्सी कौशल के कैबिन में आती है। आई कैन नॉट कंटिन्यू दिस। क्या कह रही हो नैन्सी? प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मजाक मत करो ना। कौशल जोर जोर से चिल्लाता जाता है पर नैन्सी नहीं रुकती, वो चली जाती है। कौशल कई बार नैन्सी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर नैन्सी उसका फ़ोन ही नहीं उठाती। 2 दिन तक अपने ऑफिस में ही रहकर कौशल नैन्सी को कांटेक्ट करने की सारी कोशिश कर लेता है। फिर हार कर नशे की हालत में रोता हुआ कौशल अपनी माँ के पास आता है। ऐसा क्या बोल दिया मम्मी तुमने नैन्सी को? उसने शादी के लिए मना कर दिया मम्मी, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। आई वांट हर। रो मत बेटा, भले ही हमें उस लड़की के सामने हाथ पैर जोड़ने पड़े, हम उसे मनाकर अपने घर ले आएंगे बेटा। तो अपनी तबीयत मत बिगाड़, किसी चीज़ की कमी नहीं है हमारे पास। कोई लड़की हमारे बेटे को मना कर ही नहीं सकती। नहीं मानेगी तो उसका घर खरीद लेंगे। जिस तरह प्रज्वल ने रोते हुए सुगंधा को फ़ोन किया था, आज वैसे ही रोते हुए सुगंधा नैन्सी को फ़ोन लगाती है। आई एम सो सॉरी सासू माँ, मैं आपके बेटे से शादी नहीं कर सकती। एक तरफ से तू मुझे सासू माँ कह रही है, दूसरी तरफ शादी करने से मना भी कर रही है। क्यों बेटा? क्योंकि मैं नैन्सी नहीं नेहा हूँ, आपकी वही बहू जिसको सुहाग रात के दिन आपके बेटे ने बेघर कर दिया था और बड़े प्यार से आप लोगों ने उसका साथ भी दिया था। डाइवोर्स फाइल कर रखा था ना आप लोगों ने मेरे खिलाफ, साइन कर दिए उस पेपर्स पे मैंने। कल पेपर आपके पास पहुंच जाएंगे। अब आपका बेटा आज़ाद है। आपको घमंड था ना कि कोई आपके बेटे को ना नहीं कर सकता, पर मैं करती हूँ। आपकी बहू, चेहरे से प्यार था ना उसे मेरे। आज उसे पता चलेगा कि दिल टूटना क्या होता है। और अपने पति को पूरी तरह से छोड़कर अपना बदला लेकर नेहा अपने जीवन में आगे बढ़ जाती है। बहू, जिसके ऊपर सास ससुर से लेकर घर के हर सदस्य की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अकेले सबकी जिम्मेदारी संभाल संभाल कर बेचारी बहू भी तो परेशान हो जाती है। ऐसी ही हमारी आज की कहानी है सीमा की, जो घर की सबसे बड़ी बहू है,
जिसके ऊपर सास, ससुर और अपने पति के साथ 2 देवरों की भी जिम्मेदारी है। तो चलिए देखते हैं सीमा कैसे अकेले पूरे घर को संभालती है। यह सबकी जिम्मेदारियों को पूरा करते करते परेशान हो जाती है। बहू, जरा मेरी चाय तो ले आ। और मेरे लिए एक पराठा। और भाभी मेरे लिए ओट्स बना देना, आज से मैंने डाइट स्टार्ट की है। अरे बहू, कहाँ रह गई? अरे ला रही हूँ माँ जी, ला रही हूँ। इन सब ने तो मुझे कोई मशीन समझ रखा है। एक तरफ से माँ जी ऑर्डर देती है तो दूसरी तरफ से बाकी सब ऑर्डर्स देना शुरू कर देते हैं। सीमा एक हाथ में चाय तो दूसरे हाथ में अपने पति संदीप के लिए पराठा लेकर आती है। ये लीजिए माँ जी आपकी चाय और ये आपका पराठा। और भाभी मेरे ओट्स। अरे ला रही हूँ भाई, ला रही हूँ। अब मेरे 4 हाथ तो है नहीं कि सब कुछ एक साथ ले आऊं। वो तो है भाभी, अभी आप मोहित के लिए एक हाथ में ओट्स लेकर आओगी तो दूसरे हाथ में मेरे लिए सैंडविच ले आना, हाई प्रोटीन वाला। मैं भी तो आजकल जिम जा रहा हूँ ना भाभी। हे भगवान, जब तुम दोनों जिम जा रहे हो तो एक जैसा खाना नहीं खा सकते हो क्या? एक को ओट्स खाना है, दूसरे को सैंडविच। मैं यहाँ पर तरह तरह के खाना बनाने वाली कोई मशीन हूँ क्या? अरे भाभी गुस्सा क्यों होती हो? चलो आप मेरे लिए भी आज ओट्स ही ले आओ, बस मैं वही खा लूंगा। सीमा दोनों के लिए ओट्स लेकर आती है। अच्छा भाभी, कल ना ऑफिस में मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आप मेरी वाइट शर्ट को धोकर प्रेस कर देना। और मेरे तो सारे ही कपड़े गंदे हैं भाभी, मेरे कपड़े भी धो देना। ठीक है, धो दूंगी। भाभी शाम को ना मेरे लिए ब्राउन राइस और सोते वेजिटेबल्स बना देना, मैं वही खा लूंगा। आप मेरे लिए ब्राउन राइस के साथ हाई प्रोटीन टोफू करी बना देना भाभी, मुझसे ना ये सोते वाले वेजिटेबल खाए नहीं जाते। और हाँ, साथ में ना अंडे भी उबाल कर रख देना भाभी। कुछ और रह गया हो तो वो भी बता दो। सुबह उठते ही एक के बाद एक काम के ऑर्डर मिलने शुरू होते हैं, रुकते ही नहीं है। आप ही बता दीजिए कुछ काम बचा हो तो। हाँ, है तो सही। क्या? अरे तुम्हें बताया था ना कि फ्राइडे को मुझे बिजनेस ट्रिप के लिए निकलना है, तो मेरे 5 जोड़ी नहीं 6 जोड़ी कपड़े प्रेस करके पैक कर देना। और साथ में ले जाने के लिए मेथी के थेपले और थोड़ा सूखा नाश्ता भी बना देना। तुम्हें पता है ना, बाहर का खाना मुझे डाइजेस्ट नहीं होता। हाँ, बना दूंगी। इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन भी क्या है? बहू, अब तो संदीप के ले जाने के लिए थोड़ा सूखा नाश्ता बनाएगी तो थोड़ा सा मेरे लिए और तेरे पापा जी के लिए भी बना दियो। और साथ में ना थोड़े नमक पारे और बेसन की बर्फी भी बना लियो। हे भगवान, कोई तो बख्श दो मुझे। इतना काम सुन सुनकर तो मुझे चक्कर आने लगा है। अच्छा, तो फिर बर्फी बनानी रहने दियो बेटा, सिर्फ नमक पारे ही बना दियो। विमला देवी सीमा के कामों की लिस्ट से बर्फी का भार ऐसे कम करती है जैसे न जाने उसने बेचारी के सर से सारे काम का भार ही खत्म कर दिया हो। हे भगवान, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी पूरी जिंदगी इस किचन और घर का काम करते करते ही गुजर जाएगी। एक काम खत्म नहीं होता कि कोई ना कोई आकर दूसरा काम पकड़ा देता है। ऊपर से इन्होंने ये जिम जाने की नई आदत शुरू की है। अब दोनों के लिए हर रोज अलग अलग खाना बनाओ। बहू, हे भगवान, अब इनको फिर से क्या काम याद आ गया? अरे बहू, कहाँ है? आ रही हूँ माँ जी। सीमा हॉल में जाती है। माँ जी कहिए, क्या हुआ? अरे बेटा, तुझे पता है ना मैं तुझे क्या कहने वाली हूँ। तेरे पापा जी अभी टहल कर आ गए हैं, तो उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आ बेटा। हाँ, लाती हूँ माँ जी। नहीं बेटा, आज तू मेरे लिए चाय मत लेकर आ। आज तू मेरे लिए चाय की जगह ठंडी ठंडी लस्सी बना दे। बाहर से टहल कर आया हूं ना, तो थोड़ी गर्मी लग रही है। और साथ में पनीर का पराठा बना देना। जी ठीक है पापा जी। सीमा वापस किचन में जाती है। पहले ही मेरी जान को काम कम था क्या, जो ये एक काम और बढ़ा दिया। एक तो पता नहीं घर में सबको ये अलग अलग खाने का क्या चस्का है। जिस दिन आलू का पराठा बनाऊंगी उस दिन पनीर का पराठा खाना है, जिस दिन पनीर का पराठा बनाऊंगी उस दिन गोभी का खाना है। देवर तो देवर, मेरे तो सास ससुर भी जब देखो मुझे परेशान करने में लगे रहते हैं। सीमा भी अपने ससुर जी को खाना देकर सारा काम निपटाकर अपने देवरों के कपड़े धोने जाती है। हे भगवान, ये इन लोगों के कपड़े हैं या क्या है? इन कपड़ों को पहनकर मिट्टी में कुश्ती करने जाते हैं क्या ये दोनों? मशीन में धोने के बाद भी साफ नहीं हुए, अब हाथ से धोकर ही साफ करने पड़ेंगे। ये दोनों जल्दी से शादी करे तो मेरी इनके काम से कुछ जान छूटे। इनकी वजह से दिन में 2 घड़ी फुर्सत नहीं मिल पाती।
अरे यार, कितने कपड़े इन दोनों के खत्म ही नहीं हो रहे। धो धो कर मेरे हाथों में भी दर्द होने लगा है। सीमा इतनी गर्मी में जैसे तैसे करके सारे कपड़े धोती है। तभी बारी आती है दोपहर का खाना बनाने की। दोपहर का खाना खाने के बाद सीमा थोड़ी देर आराम करने के बारे में सोचती है। तभी आ जाता है उसके देवर का कॉल। हेलो भाभी, आपने मेरे कपड़े धो दिए ना? हाँ, धो दिए, अब तो सूख भी गए होंगे। अरे भाभी, सूख गए हो तो जल्दी से प्रेस करके रख दो। आज शाम का प्लान थोड़ा चेंज हो गया है। मतलब? अरे मतलब थोड़े दिन पहले मेरा बर्थडे था ना, तो वीकेंड ऑफ था। मेरे सभी फ्रेंड्स घूमने गए थे, इसलिए उनकी बर्थडे पार्टी पेंडिंग है। मैंने बोला उन सबको कि बाहर रेस्टोरेंट में सबको ट्रीट दे देता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा जब तेरी भाभी इतना अच्छा खाना बनाती है तो बाहर रेस्टोरेंट में जाने में मजा नहीं आएगा यार। इससे अच्छा खाना तो तेरी भाभी घर पर ही बना देंगी। तो आज शाम को ना आप मेरे दोस्तों के लिए कुछ अच्छा सा डिनर बना देना। ज्यादा कुछ नहीं, बस शाही पनीर, दाल मखनी, मिक्स वेज, पुलाव, रायता, रोटी और एक स्वीट डिश बस। और हाँ, खाना मुझे मिला के 4 लोगों का बना देना। हाँ भाभी। अरे लेकिन बाद में भाभी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ, इतना कहकर सागर कॉल कट कर देता है। ये तो हद ही हो गई यार। इन लोगों ने आखिर मुझे समझ क्या रखा है? काम करने वाली मशीन हूं क्या मैं, जो सुबह से शाम तक काम में ही लगी रहूंगी? घर में इकलौती बहू होना सच में सबसे बड़ा पाप है। जो भी आता है मुझे ये काम बताकर चला जाता है। पहले मेरे ऊपर सबकी जिम्मेदारी कम थी, क्या अब इसके दोस्तों के लिए भी खाना बनाओ? आराम करने के लिए थोड़ा टाइम मिला था, अब वो भी हाथ से गया। पहले सबके कपड़े प्रेस करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद संदीप जी के लिए सूखा नाश्ता बनाना पड़ेगा, फिर सबके लिए और इसके दोस्तों के लिए रात का डिनर बनाना पड़ेगा। हे भगवान, कैसे करूंगी मैं अकेले ये सब? बेचारी सीमा को अपना आराम त्याग कर सबसे पहले सारे कपड़े प्रेस करने पड़ते हैं। कितने कपड़े हैं यार, इतनी देर से प्रेस कर रही हूँ, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। हे भगवान, अभी और कितने बाकी है? भगवान सच सच बताना, मैंने ऐसा क्या पाप किया था कि मुझे इस घर की बड़ी बहू बना दिया? जब तक घर में छोटी बहू नहीं आएगी तब तक बड़ी बहू से ही एक एक काम करवाया जाएगा। ऐसा लगता है दुनिया में बस काम करनी ही आई हूं मैं। थोड़ी देर बाद चलो, जैसे तैसे ये कपड़े तो प्रेस हो गए। अब जाकर संदीप जी के लिए सूखा नाश्ता बना देती हूँ। सीमा जैसे ही किचन में संदीप के लिए सूखा नाश्ता बनाने जाती है, वैसे ही उसे अपनी सासू माँ की आवाज आती है। बहू, संदीप के लिए सूखा नाश्ता बना रही है तो मेरे लिए भी नमक पारे बना दियो। याद है ना, मैंने तुझे नमक पारे बनाने को कहा था। हाँ हाँ याद है माँ जी, अच्छी तरह याद है। एक बार संदीप जी के लिए नाश्ता बनाकर तैयार कर दूं, उसके बाद आपके लिए नमक पारे बना दूंगी। इधर काम कर करके मेरा तेल निकल गया है और इन्हें अपने नमक पारों की पड़ी है। बनाती हूँ इनके नमक पारे। आप देख रहे हैं ना किस तरह बेचारी सीमा काम कर करके बिल्कुल परेशान हो चुकी है। और परेशान हो भी क्यों ना, जब एक इंसान के सर पर इतना काम आ पड़ेगा तो वो तो बेचारा परेशान होगा ही ना। लेकिन कुछ दिनों बाद सीमा की ये परेशानी कुछ कम होती नजर आती है, क्योंकि उसकी सास उसके बीच वाले देवर मोहित की शादी करवा के अपनी नई बहू को घर ले आती है। चलो, घर में कम से कम मेरी एक देवरानी तो आई। आज तक इन्होंने मुझसे जितना भी काम करवाया है ना, एक एक काम का जब तक बदला नहीं लूंगी ना, तब तक सुकून नहीं मिलेगा मुझे। बहुत काम करवा लिया इन लोगों ने मुझसे, अब बारी देवरानी जी की है। बहू, अरे ओ सीमा बहू, कहाँ है? आ रही हूँ माँ जी। घर में नई बहू आ गई है, उसके बाद भी काम के लिए मुझे याद कर रही है। अरे अब तो काम अपनी छोटी बहू को बता दो। बहू, हाँ हाँ आ रही हूँ माँ जी। सीमा हॉल में आती है। कहिए माँ जी। बेटा, मेरा ना चाय पीने का बड़ा मन कर रहा है, जरा मेरे लिए 1 कप चाय तो बना दे। और 1 कप मेरे लिए भी बना दियो बहू। अरे मम्मी जी, पापा जी, इतने समय से आप मेरे हाथ की चाय पी रहे हैं, अब घर में नई बहू आ गई है तो उसके हाथ की चाय पीजिए ना। देख बेटा, चाहे मेरे घर में मेरी तीसरी बहू भी आ जाएगी ना, तब भी चाय तो मैं तेरे हाथ की ही पीऊंगी। तेरे हाथ की चाय पिए बिना मुझे सुकून नहीं मिलता। सुकून तो इन लोगों ने मेरा छीना हुआ है। घर में नई बहू आने के बाद भी मुझे ये काम बता रहे हैं। सीमा किचन में जाकर चाय बनाती है, तभी उसकी देवरानी रिया वहां पर आती है। दीदी, आप काम करते करते परेशान हो गई होंगी ना, लाइए
मैं आपके काम में मदद कर देती हूँ। हाँ रिया, अब परेशान तो मैं बहुत हो गई हूँ। तुम एक काम करो, सबके लिए दोपहर का खाना बना दो। और आज ना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो तुम खाना बनाकर सारे बर्तन भी धो देना। तुम अकेली सारा काम कर लोगी ना? हाँ दीदी, मैं कर लूँगी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप जाकर आराम कर लीजिए। बस मम्मी पापा को चाय बना कर दे दूँ, उसके बाद आराम करने ही जाती हूँ। अब तो ये सीमा का रोज का हो गया था। जिस तरह पहले घर के सभी लोग उसे एक के बाद एक काम बताते थे, अब उसी तरह वो अपनी देवरानी रिया को एक काम खत्म होने से पहले ही दूसरा काम बता देती थी। अगले दिन, अच्छा सुनो रिया, मैंने ना आलू उबाल दिए हैं, तुम इनसे पराठे बना लेना, फिर बाद में बर्तन धो लेना। और आज ना मुझे काम से कहीं बाहर जाना है, तो घर की साफ सफाई भी कर लेना और सारा काम अच्छे से करना। माँ जी को किसी भी काम में कोई कमी पसंद नहीं है। ठीक है दीदी। रिया को काम का ऑर्डर देकर सीमा वहां से चली जाती है। हे भगवान, मैंने तो सोचा था ससुराल में मुझसे बड़ी एक जेठानी है तो काम करवाने में मेरे मदद करवा देगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। ये तो हर काम का ऑर्डर मुझे ही दे देती है। ससुराल का काम कर करके मैं तो परेशान हो गई हूँ। हे भगवान, जल्दी से अब सबसे छोटे देवर की भी शादी करवा दो, ताकि मेरी देवरानी आकर घर पर काम में मेरी मदद तो करवा दे, वरना दीदी को देखकर तो नहीं लग रहा कि वो कभी काम में मेरी कोई मदद भी करवाएंगी। रिया की ये प्रार्थना भगवान जल्द ही सुन लेते हैं और कुछ ही दिनों में उनके सबसे छोटे देवर सागर की भी शादी हो जाती है और घर में आती है सबसे छोटी देवरानी नीतू। अच्छा हुआ घर में एक और देवरानी आ गई। अब घर में मुझे जो छोटा मोटा काम भी करना पड़ता था वो भी नहीं करना पड़ेगा। इतने सालों तक इन दोनों देवरों का बोझा ढोया है, अब उनकी पत्नियों से ही अपना सारा काम निकलवाऊंगी। जितना काम इन्होंने मुझसे करवाया है ना, अगर एक एक काम का बदला नहीं लिया तो मेरा नाम भी सीमा नहीं। सीमा किचन में जाती है। अरे वाह, तुम दोनों ने तो बर्तन धोकर सारा किचन भी साफ कर दिया। दीदी काम तो सारा हो गया, लेकिन काम कर करके हम दोनों बहुत थक गए। अरे तुम दोनों इतने से काम में थक गए, जबकि तुम दोनों ने मिलकर ये सारा काम किया है। जब तुम दोनों नहीं थी तो मैं ये सारा काम अकेले करती थी। उसके बाद भी मैंने कभी नहीं कहा कि मैं थक गई हूँ। अगर इतने से काम में थक जाओगी तो घर की जिम्मेदारी कैसे उठाओगी? अभी तो बाथरूम में धोने के लिए इतने सारे कपड़े भी रखे हैं, वो भी तो धोने हैं, और छत पर मैंने गेहूं सूखने के लिए रखे हैं, वो भी साफ करने हैं। क्या? हाँ, एक काम करना, तुम दोनों काम को आधा आधा बांट लेना। रिया, तुम सारे कपड़े धो लेना, और नीतू, तुम गेहूं साफ करके घर पर जो चक्की रखी है ना, उसमें आटा पीस देना। क्या है ना, सब लोग घर के पीसे हुए आटे की ही रोटी खाते हैं, इसलिए हमने घर पर ही चक्की ला कर रख दी है। तुम दोनों जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेना, फिर शाम का खाना भी तो बनाना है, हैं? और घर का ना राशन खत्म होने वाला है, तो मैं बाजार जाकर राशन लेकर आती हूँ। तब तक तुम सारा काम खत्म करके रात का खाना बनाकर तैयार कर लेना। ठीक है दीदी। सीमा फिर से उन दोनों को थोक भर काम पकड़ाकर वहां से चली जाती है। दीदी ने तो हद ही कर रखी है, जब देखो हमें ही काम बताती रहती है, और इतना सारा काम है तो कभी काम करवाने में हमारी थोड़ी मदद भी तो कर सकती है। सच में रिया दीदी, शादी से पहले मैंने ससुराल के लिए क्या क्या सपने देखे थे, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। काम करने के अलावा किसी और चीज़ के लिए समय ही नहीं मिल रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो हम दोनों घर के काम करते ही रह जाएंगे और दीदी हमसे काम करवा करवा कर ऐश करेंगी। सीमा की दोनों देवरानियां अब काम कर करके परेशान हो जाती हैं। वो दोनों शाम को सबके लिए खाना बनाकर किचन का सारा काम खत्म करके अपने रूम में जा रही होती है। तभी सीमा उनके पास आती है। देखो, मुझे पता है कि तुम दोनों पूरा दिन काम कर करके बहुत थक गई होंगी। दीदी प्लीज, अगर आप अभी हम दोनों को कोई काम बताने वाली हो तो मैं पहले ही बता दूं। आज इतना सारा काम करके हम दोनों पहले ही थके हुए हैं, तो प्लीज अभी हमें कोई और काम मत बताना। ओहो, तुम दोनों तो काम बताने से पहले ही मेरे सामने हाथ जोड़ रही हो। जब तुम दोनों नहीं आई थी ना, तो मैं पूरे घर के साथ साथ तुम दोनों के पतियों का काम भी संभालती थी। उनके खाने का ध्यान रखना, उनके कपड़े धोकर प्रेस करके देना, अपने बच्चों की तरह ख्याल रखा है मैंने उनका। और तुम दोनों को एक काम बता रही हूँ तो उसमें हाथ जोड़ रही हो। रिया दीदी की कहने का मतलब ये नहीं था दीदी, वो तो हम दोनों आज काम कर करके कुछ ज़्यादा ही थक गए, इसलिए रिया दीदी ने ऐसा बोला। जो भी काम है आप हमें बता दीजिए, हम कल कर देंगे। तो कुछ दिनों से घर की डीप क्लीनिंग नहीं हुई है,
तो पूरे घर की अच्छी तरह सफाई कर देना। घर के सारे पर्दे और हर एक कपड़े को अच्छी तरह साफ करना और किचन में जितने भी डिब्बे हैं एक एक को रगड़ रगड़ कर धोना। और हाँ, इस काम में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जैसे ही धूल में कुछ काम करने लगती हूँ तो मुझे छींकें आनी शुरू हो जाती है। मुझे डस्ट की एलर्जी है ना, तो तुम दोनों अकेले ही इस काम को संभाल लेना। और हाँ, कल तो मुझे एक बार अपनी मम्मी से मिलने भी जाना पड़ेगा, तो बाकी सबके कपड़ों के साथ संदीप जी के 7-8 जोड़ी कपड़े भी प्रेस कर देना। मैं उनके पूरे हफ्ते के कपड़े एक साथ प्रेस करके ही रखती हूँ। ठीक है दीदी। सीमा अगले दिन अपनी माँ के घर जाती है। वहां पीछे से दोनों देवरानियां इतना सारा काम कर करके परेशान हो जाती हैं। मोहित जी, मैं तो ये घर का काम कर करके परेशान हो चुकी हूँ। जब देखो तब रिया भाभी मुझे कोई ना कोई काम बताती रहती है। अरे मेरे पास और काम कम है क्या, जो मुझे संदीप भैया के इतने सारे कपड़े प्रेस करने के लिए दे दिए। अरे रिया भाभी को अपने मायके जाना था, इसलिए तो मैं भैया के कपड़े प्रेस करने के लिए बोल दिया। और वैसे भी मेरी शादी होने से पहले मेरे सारे काम भाभी ही तो संभालती थी। खाना बनाने से लेकर कपड़े धोने, उन्हें प्रेस करना, अलमारी में तय करके रखना, सब कुछ भाभी करती थी। तो क्या तुम उनका थोड़ा सा काम नहीं कर सकती? अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं रिया। सीमा भाभी ने मेरी शादी से पहले बिल्कुल एक माँ की तरह मेरा ध्यान रखा है, इसलिए उनके बारे में कुछ नहीं। अगर वो कोई काम करने को कहती है तो खुशी खुशी करो, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए भी बहुत किया है। मोहित के कहने के बाद रिया उसकी बात को समझ जाती है। अरे नीतू, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मैं यहाँ कोई अपनी खुशी से परेशान नहीं हो रही हूँ। आपकी भाभी ने मुझे परेशान किया हुआ है। सीमा दीदी को तो पता नहीं मुझसे और रिया दीदी से क्या दुश्मनी है। जब देखो तब हमें दुनिया भर का काम बताती रहती है। खुद तो अपने मायके चली गई और हमें पूरा घर साफ करने की जिम्मेदारी दी गई। अरे तो क्या हो गया नीतू? तुम्हारे और रिया भाभी के आने से पहले सीमा भाभी अकेले सारा काम किया करती थी। तुम दोनों तो फिर भी मिलजुल कर काम कर सकती हो। उनके साथ तो काम में हाथ बटाने के लिए भी कोई नहीं था, फिर भी वो सब कुछ अकेले ही कितनी अच्छी तरह संभाल लेती थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी के काम को मना किया हो। इसलिए प्लीज तुम भाभी के बारे में ऐसी बात मत सोचो। उन्होंने हमेशा हम सबका बहुत ध्यान रखा है और हमारे लिए बहुत कुछ किया है। रिया की तरह ही नीतू भी सागर की बातें सुनकर उसकी बात को समझ लेती है। अगले दिन सीमा अपने ससुराल वापस आती है, लेकिन वो बहुत परेशान थी। क्या बात है सीमा? जब से तुम अपने घर से वापस आई हो तब से देख रहा हूँ बहुत परेशान लग रही हो। क्या बात है, बताओ तो सही। आपको पता है ना संदीप जी कि मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ। जब उन्होंने बचपन से आज तक हमेशा मेरी जिम्मेदारी उठाई, तो मुझे भी उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए ना। अरे बिल्कुल निभानी चाहिए सीमा, लेकिन हुआ क्या है? मैं कल मम्मी से मिलने गई थी तो पता चला डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन के लिए बोला है, लेकिन ऑपरेशन का खर्चा इतना है कि मम्मी पापा नहीं उठा सकते। अरे तो उसमें क्या हुआ सीमा, मैं हूं ना। वो दोनों मेरे लिए भी मेरे माता पिता समान ही हैं। मम्मी जी के ऑपरेशन के लिए मैं पैसे दूंगा। लेकिन मम्मी के ऑपरेशन में 8 लाख रुपए का खर्चा है। आपकी प्राइवेट जॉब है, जितनी हमारी सेविंग्स है उनको भी मम्मी पापा की सेविंग्स में मिला देना तो भी मुश्किल से 6 लाख रुपए ही इकट्ठा होंगे, और बाकी के 2 लाख कहाँ से लाएंगे? बाकी के 2 लाख रुपए हम इकट्ठा कर लेंगे भाभी। मैं और सागर मिलकर अपनी थोड़ी थोड़ी सेविंग आपकी मम्मी के ऑपरेशन के लिए जमा कर लेंगे। इतने पैसे तो हो ही जाएंगे। अरे तुम सब यहाँ? हाँ भाभी, जब से आप आई थी बहुत परेशान लग रही थी, इसलिए आपसे बात करने आए थे। पर बात करने से पहले ही सब कुछ पता चल गया। आप अपनी माँ की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम सब मिलकर उनका ऑपरेशन करवाएंगे। हाँ दीदी, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी माँ हमारी भी माँ समान है। अपनी माँ के लिए सबके मन में इतना प्यार देखकर सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब उसे एहसास होता है कि भले ही जब वो अकेली थी तो उसके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारियों का भार था, लेकिन आखिरकार उसके परिवार के सभी लोग उसे कितना प्यार करते हैं। सब मिलकर सीमा की माँ का ऑपरेशन करवाते हैं। उस दिन के बाद सीमा अपनी दोनों देवरानियों पर इस तरह काम को थोपना बंद कर देती है और उनके साथ मिलजुल कर घर का हर एक काम करवाती है।